um, इसका टाइटल है क्या इंसान बंदर की औलाद है, इज मैन द ऑफस्प्रिंग ऑफ मंकी। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो नॉन कन्फॉर्मिस्ट, यू कैन टेक ओवर। Yeah, sure. Welcome, Sabiko, Salam, and thank you for joining us on this stream. ये टॉपिक जो है कि क्या हम बंदर की औलाद हैं, we'll be clarifying some misconceptions. Over the period of few weeks, हम लोग repeatedly ये बात सुन रहे हैं कि क्या इंसान बंदर की औलाद है, is man an offspring of monkeys? Um, we'll just try to clarify कि इसको किस तरह से स्टेटमेंट को वर्ड किया जा सकता है, और कॉमन एंसेस्ट्री जो हमारी जाकर प्राइमेट से मिलती है उसके बारे में हम क्लैरिफिकेशन इस प्रेजेंटेशन में देंगे। वील बी टॉकिंग अबाउट हाउ humans have evolved from our immediate ancestors and how did those immediate ancestors eventually evolve from the primates. तो हमसे जुड़े रहने का शुक्रिया। प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। तो होमिनिन का लफ्ज जो हम लोग यूज करते हैं, वी बेसिकली हम लोग जो व्हाट वी ट्राई टू से इज दैट वी इंक्लूड ह्यूमन बीइंग्स एंड अदर स्पीशीज लाइक ह्यूमन बीइंग्स जो हमसे क्लोजली रिलेटेड हैं, जो बाइपीडल थे, जो जिनका ब्रेन बड़ा था एज अ रिजल्ट ऑफ एनसेफलाइजेशन, और उनके फीचर्स थोड़ा सोफिस्टिकेटेड थे, फ्लैटनिंग ऑफ फेसेस हो रही थी, उनकी एवोल्यूशन इस डायरेक्शन में हो रही थी कि उनमें मोर ह्यूमननेस या ह्यूमन लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स इमर्ज कर रहे थे, वो एप से डिफरेंशिएट कर रहे थे। सो आवर स्टोरी ऑफ होमिनिन्स goes back to 7 million years ago, जो कि फॉसिल एविडेंस हमें मिलता है जो बताता है कि वो फॉसिल्स अराउंड इतने पुराने हैं जब उनकी फॉसिल की रेडियोमेट्रिक डेटिंग की गई। तो इट सीम्स दैट बिफोर होमिनिन्स हम लोग एक जॉइंट स्पीशीज थे, who were mostly like basically वो चिंपैंजी लाइक एंसेस्टर्स थे। मतलब चिंपैंजीज की एवोल्यूशन से पहले और हमारी एवोल्यूशन से पहले जो एक स्पीशी एग्जिस्ट करती थी, उस वो स्पीशीज की डिविएशन से एक डायरेक्शन में होमिनिन्स आए जो हमारे क्लोजली रिलेटेड एंसेस्टर्स हैं, जिनमें ह्यूमननेस ज्यादा है। एंड ऑन द अदर हैंड जो दूसरी ब्रांच है वो इट ब्रांच आउट इन अ कंप्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन, और वो आगे जाके चिंपैंजीज और बोनोबोस बन गए। सो देयर वर टू ब्रांचेस दैट separated, और उसकी टाइमलाइन इज अराउंड 7 million years ago। जी मोमो, नेक्स्ट स्लाइड। जी तो बदलिए। जी इसमें इफ यू सी देयर इज अ टाइमलाइन which is a simplified timeline from primates all the way to the hominin split. Now हमें पता है कि डायनासोर्स went extinct around 65 to 66 million years ago, और mammals उस वक्त तक थे। We had marsupials mammals, we had placental mammals, we had the monotreme mammals जो egg laying mammals थे, birthing mammals थे, और जो kangaroo like mammals थे जो अपने बच्चों को अपने पाउच में रखते हैं। तो 65 मिलियन ईयर्स के बाद से इन मैमल्स को एक खुला मैदान मिला, बिकॉज डायनासोर जो बहुत प्रेडेटरी स्पीशीज थे, दे हैड बीन वाइप्ड आउट। मैमल्स जो अंडरग्राउंड में छुप के डर के रहते थे, वो बाहर आके स्टार्ट लिविंग ऑन कैनपीज ऑफ ट्रीज इन फॉरेस्ट। उसमें एक एवोल्यूशन आया, जो एक ब्रांच ऑफ मैमल्स काइंड ऑफ हेडेड टुवर्ड्स बिकमिंग primates। तो primates की जो एवोल्यूशन है from other mammals, it split somewhere between 55 to 60 million years ago, जब डायनासोर्स चले गए थे। फिर हम देखते हैं वो जो प्राइमेट्स हैं उनकी एक और स्प्लिट होता है around 40 to 45 million years ago, into new world monkeys and old world monkeys. Now new world monkeys were basically, we see them today in the South American continent. It seems कि वो भी अफ्रीका से किसी राफ्ट के ऊपर या वेजिटेशन मास या किसी मैंग्रोव में बैठकर वो जो जमीन का हिस्सा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से अलग होके दे सेल्ड एंड दे एंडेड अप इन साउथ अमेरिका। तो उनको हम न्यू वर्ल्ड मंकीज कहते हैं। ओल्ड वर्ल्ड monkeys are those who ended up staying behind. Now there's a difference between these two species as well. Prehensile tails हैं न्यू वर्ल्ड monkeys की, जो that allows them to hang from branches and support their weight. ओल्ड वर्ल्ड monkeys जो एशिया में और अफ्रीका में हमें मिलते हैं, उनकी tails are not that strong, but it allows them to balance themselves.
So old world monkeys ended up staying in Africa. They had more complex behaviors. They were more, you can say, intelligent compared to new world monkeys. Now, within old world monkeys में एक और split होता है somewhere between 25 to 30 million years ago. इसमें हमें first two apes उभरते हुए नजर आते हैं. Now, there's a difference between apes and old world monkeys from the fact that उनमें tails हमें गायब होती हुई नजर आती हैं. So you see that the apes that were coming about, जो evolution हो रही थी, उसमें tail गायब हो रही थी from old world monkeys. अब इसका मतलब ये नहीं है कि सारे old world monkeys में ये हुआ. Within that segment एक नया segment उभर रहा था जिसमें और भी ज्यादा complex behavior आ रहा था. They were becoming more stronger, more complex behavior, and they ended up losing their tails. Now, first two apes जो आए उनमें फिर split होता है around 12 to 15 million years ago. Orangutans आ जाते हैं जो कि orange like apes हैं. I'm sure आप लोगों ने तस्वीरें देखी होंगी. Then suddenly we see after the emergence of orangutans, gorillas भी आ जाते हैं. ये भी apes हैं. So these are called the great apes, and they emerged before chimpanzees and other hominin species. Then finally, around 6 to 7 million years ago, जिस split के बारे में मैं बात कर रहा था, जब hominins आए, that split happened from a certain segment of great apes, जो कि एक chimpanzees और bonobos की direction में जाता है. The other split actually happens and it evolves into more human-like characteristics के साथ और with obviously some ape-like characteristics from 6 to 7 million years onwards. And that line we call hominins. अब इसमें मैंने diagram जो pictures लगाई, you can see the prosimians एक side पे रखे हैं. These are, आप इनको शायद monkeys में confuse करें, but they're not monkeys. They're prosimians की category में डालते हैं. They're also primates. They don't have very complex behaviors, but they are considered primates and they live on trees as well, like monkeys. फिर आप monkeys की category में देखें, ये divided into old and new world monkeys मैं already समझा चुका हूँ. And then finally in the apes की category में you can see gibbons. अच्छा, gibbons जो है, they're not the great apes. They're relatively less complex apes. Yeah, one of the first apes you can say जब evolution हो रही थी. But great apes में you have orangutans, gorillas, chimpanzees, and bonobos, and obviously us as well. We kind of is a subspecies of apes. J Momo, next slide. So in this diagram, if you see, there's a timeline जो 0 से शुरू हो रही है आज का जो time period है, then 10, 20, 30, all the way to 60 million years ago. And अगर आप horizontally ऊपर देखें तो primates, ancestral primates are categorized into two different categories. एक तो prosimians है, then there's the anthropoids. Again, as I said, कि ancestral primates 55 to 60 million years ago deviate किए. एक direction lemurs, lorises और tarsiers में गई. Then we see new world monkeys and old world monkeys evolving. Then if you see on the mid-right side, you see gibbons, वो emerge कर रहे हैं, orangutans emerge कर रहे हैं. हर जो ape की species है अपने certain timeline पे emerge कर रही है. तो इनकी जो from fossil evidence, radiometric dating and molecular evidence से इनकी timeline set की हैं. तो more or less, you might see a few million years here or there, but they beautifully sit on the evolutionary tree of primates that says कि we all evolved from ancestral primates जो कि आगे जाके new world and old world monkeys में divide हुए, old world monkeys फिर evolve हुए, the first apes में, फिर वो apes, the great apes में evolve हुए all the way to the hominins. Next slide more. तो fossil record ये है इसका actually this is one of the first fossils discovered. ये 1924 में discover हुआ है अफ्रीका में, and डार्विन ने एक अंदाजा लगाया था कि शायद अफ्रीका से ह्यूमन स्पीसीज जो है शुरू हुई है और उधर ही ज्यादातर हमें सारे जो फॉसिल्स हैं मिले हैं. अब नॉन कन्फॉर्मिस्ट उसके बारे में बताएंगे आपको. तो ये भी एक तरह से evolutionary tree आपको नजर आता है. You see from gorilla all the way to Homo sapiens, and we have the lovely actress from Pakistan that has been pasted on the slide, Maida Khan. So you can see कि इस evolutionary tree में कहाँ deviation हो रही है. If you see the blue dot,
That is where a common ancestor existed between us and the chimpanzees. अब आप देखिए हमारी तरफ जो लाइन जा रही है वो डिविएट होकर चिंपैंजी की लाइन लेफ्ट तरफ ऊपर जा रही है डायगनली, वी आर गोइंग राइट वर्ड्स डायगनली. देन देयर इज अनदर इंटरसेक्शन जहां पर साइलैंथ्रोपस शॉर्डेंसिस की डिविएशन हो रही है. This means that we have deviated from there and our evolution as human beings is going in a different direction. आगे you see Australopithecus afarensis, जिसे लूसी भी कहा जाता है, we'll talk about that in detail. Then Australopithecus africanus. Then we have Homo erectus, Homo neanderthalensis, and then all the way to Homo sapiens. So you see the branching out कि हम लोग split हो रहे हैं, and from ape-like creatures, we're moving on to having more humanness, and civilization का एक effort है जिसमें brain बड़ा हो रहा है, हमारी height बड़ी हो रही है, हमारी legs बड़ी हो रही हैं, in the sense we're evolving to have longer legs, bipedalism evolve हो रही है, obviously laryngeal जो है structures Australopithecus के time से ही एक certain formation होने शुरू हो गई जिसकी वजह से आगे language भी eventually develop होती है. So this break tells us how we keep deviating from a common ancestry and going in a completely different direction. Jimo, next slide. So this is Sahelanthropus sardensis. ये actually 2001 में discover हुआ था. उसकी जब dating की गई, they found out that it was at least 7 million years old. Now, looking at the fossils, archaeologists or paleontologists को अंदाजा हो गया था that this fossil looked very much like us. अच्छा, इसकी खास बात ये कि उसकी जो skull है, it sits literally vertically on top of the spine, जो कि suggest करता है कि even this creature or species was actually walking on two legs. ठीक है ना? Maybe a combination of bipedalism and quadrupedalism. Quadrupeds भी थे, but bipedalism seems to have evolved, या उसके features हमें prominently नजर आ रहे हैं from fossils that date back to almost 7 million years ago. अब कुछ लोग कहते हैं, कुछ archaeologists कहते हैं कि this could be our ancestor and the ancestor of chimpanzees. मतलब जो हमारा split हुआ उससे पहले का ancestor है, which means कि इस species के बाद जो subsequent generations आई होंगी उसी में से एक lineage hominins की तरफ निकली और दूसरी lineage chimpanzees and bonobos की तरफ निकली. However, some disagree. They say that it could be a species that evolved after the split. मतलब split from the chimpanzees and bonobos of the hominins, वो पहले हो गया था और फिर hominin line में ये species रखी जाती है. So there's a little bit of difference of opinion. Nevertheless, there's evidence of bipedalism. कि ये creature compared to the apes, या great apes की comparison में it had started walking on tools. Next slide, Momo. तो ये है जो इसकी आपको नजर आ रहा है, ये सुराख जो है इसके खोपड़ी में, जो चिंपैंजी, ह्यूमन और सहेलैंथ्रोपस के सुराख है, इधर इसको कहते हैं फोरामेन मैग्नम, और उधर रीढ़ की हड्डी जो होती है वो इंसर्टेड होती है, इधर से जो है स्पाइनल कॉर्ड जाती है. तो आपको नजर आ रहा है कि चिंपैंजी और ह्यूमन के बीच में है वो, इट्स मूविंग टुवर्ड्स द सेंटर. इस वजह से ये समझा जाता है कि ये बाइपीडल था, क्योंकि जो बाइपीडल क्रीचर्स होते हैं उनकी जो रीढ़ की हड्डी नीचे से जाके सीधी लगी हुई होती है, और जो क्वाड्रपेड्स होते हैं जो चार अपने पाँव में चलते हैं उनकी पीछे होती है, जैसे चिंपैंजी की नजर आ रही है आपको. इसलिए समझा जाता है कि ये शायद बाइपीडल भी था. जी, नॉन कन्फर्मिस्ट. आप इस जी. So in this slide आपको Ardipithecus ramidus नजर आता है. Now Ardipithecus का actually meaning जो word है divided to Ardi and Pithecus. Ardi का मतलब है ground या floor, और Pithecus means ape. So basically it literally means a ground ape. अब यहाँ पर आप when you call some species a ground ape, it means कि जरूर वो पेड़ और उधर से नीचे आ गया हो दरख्तों से, and it started to walk on two legs. Now it seems कि ये 4.4 million years पुराना है. पुराना वाला फॉसिल जो हमने इससे पहले डिस्कस किया, साहेलैंथ्रोपस,
that was like 7 million years ago. इतना पुराना है. This is 4.5, like 4.4 million years old. 1990s में डिस्कवर हुआ था. Now, अगर इसको chimps से कंपेयर करें तो chimps basically have long and curved fingers. उनके शोल्डर जॉइंट्स भी मोबाइल होते हैं, लेकिन आर्डिपिथेकस की जो है ना उसकी फिंगर शॉर्ट है और उनकी रिस्ट जो होते हैं इतने फ्लेक्सिबल नहीं. तो जिस तरह से चिम्प हैंग करता है, स्विंग करता है beneath the branches and it swings on to other branches, इसमें वो सलाहियत नहीं नजर आती इसके anatomical structure और fossil को देखकर. It seemed कि Ardipithecus was climbing trees अपने चारों limbs यूज करके. Also, अगर chimps को हम देखें, we know that they walk on their knuckles. उसके comparison में RD is upright, or bipediality we see that had evolved obviously 7 million years से feature हमें नजर आ रहा है पिछले fossils में. तो by this time of Ardipithecus, it seemed that this species had become upright or it was walking on two legs. Now, this actually challenges the idea that we evolved from knuckle walking creatures. How? Okay, it seems that the chimps evolved this feature after they diversified from the common ancestor. जब हम common ancestor की बात करते हैं अपने और chimps के, we think that they were chimp-like, but चूंकि Ardipithecus comes later in the line, and we see that it's not using knuckle walking to move between distances, तो ऐसा लगता है कि chimps की knuckle walking characteristic या उसकी जो ability है, ये feature, it came after it had diverged from the common ancestor of hominins. So जो Sahelanthropus के बाद जो eventually chimps की evolution हुई है, it seems that knuckle walking behavior of chimps may have evolved down the line. Now, Ardipithecus जो है, this was basically a female fossil as well that they found, and they found that it lived in a wooded environment in forest, लेकिन bipediality इसमें थी. और अगर आप कह रहे हो कि वो वुडन एनवायरनमेंट में फॉरेस्ट में रहता था और बाइपीडियलिटी उसमें एग्जिस्ट करती थी, तो दिस एक्चुअली चैलेंजेस द सवाना हाइपोथेसिस. अब सवाना हाइपोथेसिस क्या है? दिस इज बेसिकली हाइपोथेसिस के बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंजेस एंड ग्लोबल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, जो फॉरेस्ट जो डिफॉरेस्टेशन हुई बिकॉज ऑफ सर्टेन इकोलॉजिकल चेंजेस, the species इस तरह की Ardipithecus type जो trees में या tree canopies में रहते थे, उन पे evolutionary pressure पड़ा to evolve bipedalism so that वो savannas में और greenlands में और grasslands में walk कर सके, क्योंकि दरख्त या तो कम पड़ गए थे या they started dying out. Savanna hypothesis ये कहता है. लेकिन if we see this species, we know that they lived in the wooded environment. They lived in forests. They were climbing trees using all four limbs. And it seems that उनमें bipediality already evolved कर रही थी. इसका एग्जाम्पल हमें orangutans में मिलता है. Orangutans are still the great apes, लेकिन वो bipediality भी दिखाते हैं. Like they walk on branches इस तरह से कि वो reach out करते हैं fruits को पकड़ने के लिए. तो उनमें और and orangutans are completely tree living animals कि जहाँ trees खत्म होंगे तो उनकी species पे extinction का थ्रेट आ जाता है, तो उनमें थोड़ी बहुत बाइपीडियलिटी नजर आती है. सो Ardipithecus ऑल्दो वुडेड एनवायरनमेंट में रहती थी, उसमें बाइपीडियलिटी ऑलरेडी इवॉल्व कर गई थी. और Sahelanthropus का जो फॉसिल हमने डिस्कस किया उसमें भी एक ट्रेट हमें नजर आ रहा है. तो इट सीम्स दैट बाइपीडियलिटी डिड नॉट जस्ट इमर्ज सडनली, स्लोली एक शिफ्ट और ट्रैजेक्टरी उस डायरेक्शन में जा रही थी. जी मामा. तो you want me to continue with this या आप एक्सप्लेन करेंगे? जी, ये लूसी है. आप लूसी के बारे में आपकी स्लाइड है. जी. तो Australopithecus afarensis इनका नाम है, जो फॉसिल डिस्कवर हुआ था in 1974. Australopithecus means it's basically divided into two words. Australo means southern, Pithecus जो पहले भी हमने बताया था means ape. So its literal meaning is southern ape. ये इथियोपिया की रीजन में डिस्कवर हुआ था 74 में, and they're one of the best discovered and best documented fossils that we have, क्योंकि इसके multiple fossils हमें मिले हैं. एक first तो हमें लूसी मिली थी, which was a female fossil, complete fossil हमें almost इसका मिला है, that allowed us to study इसकी anatomy.
और उसकी जो बोन स्ट्रक्चर से उनको स्टडी करना, किस एनवायरनमेंट में रहती थी, द एनाटॉमिकल सिमिलैरिटीज हम ड्रॉ कर सकते हैं इसके प्रीवियस फॉसिल्स के साथ और फिर सब्सिक्वेंटली ऑल द वे विद मोर इवॉल्व फॉर्म्स ऑफ होमिनिन स्पीशीज. अब इसका नाम लूसी वैसे इस तरह से पड़ा था कि जो टीम इसको डिग कर रही थी, they were listening to the song of Beatles, which is called Lucy in the Sky. Lucy in the Sky with Diamonds. And when they were digging, so they named this क्योंकि faucet, the female faucet था, so they named her after Lucy. And 1975 में एक और डिस्कवरी होती है, एक पूरी फैमिली ऑफ 13 इंडिविजुअल्स की वो डिस्कवर की जाती है. वो भी ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफरेंसिस की कैटेगरी में उसको इंक्लूड किया जाता है बिकॉज ऑफ इट्स सिमिलैरिटी विद लूसी का फॉसिल जो 1 साल पहले डिस्कवर हुआ था. और ये अगेन रीइंफोर्स करता है कि 13 इंडिविजुअल्स साथ रहते थे, वो सोशल नेटवर्किंग थी, सोशल ग्रुप कोहेजन के थ्रू साथ रहते थे. एंड अगेन वन ऑफ द गुड एविडेंसेस दैट वी हैव कि हमारे होमिनिन स्पीशीज में बाइपीडियलिटी और कॉम्प्लेक्स सोशल बिहेवियर्स इवॉल्व हो रहे थे. देन हमें 3.6 मिलियन ईयर्स ओल्ड फुटप्रिंट्स भी मिलते हैं जिसे लेटोली फुटप्रिंट्स कहते हैं, और ये तंजानिया में हमें दरियाफ्त होते हैं. इसमें एक्चुअली ये बहुत लंबे फुटप्रिंट्स नहीं है, दिस इज स्मॉल पैच ऑफ फुटप्रिंट्स जो जिसमें जो वेल प्रिजर्व्ड है बिकॉज ऑफ मेरे ख्याल से वोल्केनिक इरप्शन हुई थी और फिर रेन स्टॉर्म आया था और एशफॉल हुई थी, तो उसकी वजह से ये थ्रू चांस दीज फुटप्रिंट्स वर प्रिजर्व्ड in history. So ये इनकी excavation हुई 3.6 million years old ये footprints है, और ये बताते हैं कि जो भी वो दो individuals थे, supposedly एक adult था और एक child था, they were bipedals, they were walking on tools rather than on fours. तो knuckle walking नहीं कर रहे थे, वो पैरों पे चल रहे थे, मतलब human bipedalism had completely evolved up until 3.6 million years तक उसकी evolution हो चुकी थी. जी मोहन, next slide. Now, this is Aurorin tugenensis. Again, what does it mean? Aurorin is basically, it means man, original man या first man, and tugen is basically tugen hills से निकलता है word जो कि कीनिया में है. अब ये फॉसिल डिस्कवर हुआ था 2001 में. इसमें भी ह्यूमन लाइक फीचर्स नजर आए, लेकिन इसमें ऑस्ट्रेलोपिथ लाइक फीचर्स कम एंड इट हैड मोर ह्यूमन लाइक फीचर्स. ये जो फॉसिल है, it was 6.1 million years old, and surprisingly it has more similarity to us than or to later forms of the hominin species. जो homo genus वाले species है, उसकी relationship इससे उनसे ज्यादा निकलती है compared with Lucy. अब Lucy का जो fossil हमने दिखाया, that was like around 4 million years और 3 million years के time period के बीच में वो Lucy discover हुआ था. And इस fossil को हम देखें तो this is 6 million years old, but it has more human-like or human-based elements compared to the Australopithecines. ये इसमें कुछ paleontologists ये भी कहते हैं कि Australopithecus से ज्यादा similar नहीं है, जिसकी वजह से ये इसको एक और branch पे भी रख देते हैं. Some of the anthropologists, paleontologists and archaeologists, they basically say that this species may have lived at a time कि जब human और chimpanzee के split नहीं हुआ था. तो जिस तरह से हमने Sahelanthropus की बात की थी, जो पहले fossil की बात की थी slides में, this species may have been also an ancestor of not only the early hominins but also of the chimpanzees and bonobos. But that remains to be seen. So there's more evidence that we need. Gmo, next slide. Now, this is Australopithecus sediva. Again, Australopithecus का वो बता दिया था आपको, मतलब southern sediva is basically a word from South African language, और उसका मतलब है natural spring या fountain. So clearly, ये जो fossil है, this was discovered in South Africa. Now, इसके जब teeth, jaws और hands देखे तो they found out that it was more human-like. लेकिन इस fossil की जो पैर हैं, they resemble those of apes. And इसकी जब dating की गई, they found out that it was about 2 million years ago. Clearly ये भी bipedal था, clearly ये भी upright position में walk करता था. And there was another species जिसको Australopithecus africanus कहते हैं. पिछले diagram में हमने आपको दिखाया था. Some paleontologists say that it is an offshoot या chrono species of
Africanus australopithecus. Now, previously it was believed that Africanus जो है वो हमारे डायरेक्ट होमिनिन एंसेस्टर्स थे, लेकिन जो जिस तरह से फॉसिल्स निकले और जब ऑस्ट्रेलोपिथेसीन्स के फॉसिल्स देखे गए तो ये स्टैब्लिश किया गया कि जो लूसी है ऑस्ट्रेलोपिथेकस दैट हैड मोर सिमिलैरिटी टू द प्रेजेंट डे ह्यूमंस या द होमो जीनस की जो स्पीशीज जो सब्सिक्वेंटली बाद में आए उनसे ज्यादा सिमिलैरिटी निकलती है। तो उन्होंने अगेन अफ्रीकानस को एक और शाफ पे रख दिया ऑफ द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। एंड इस फॉसिल को देख के ये भी पता चलता है कि एज इफ दिस स्पीशी वाज ट्रांजिशनिंग, मतलब इसकी एवोल्यूशन हो रही थी, इसमें ह्यूमननेस बाइपीडियलिटी तो नजर आती है पर ह्यूमननेस और maybe if given more time it could have evolved into more human like creature. Maybe इसके पैर जो हमारे दूसरे ancestral hominins हैं जिस तरह से habilis है या erectus है या gaster है उन जैसे पैर हो जाते। It seemed that it was in a transitioning stage, लेकिन फिर eventually Sediba ended up meeting an evolutionary dead end, मतलब इसकी somehow extinction हो गई and we don't find anything subsequently after that. जी मोमो। जी। और ये होमो हैबिलिस का फॉसिल है, इट्स अ स्कल दैट दे हैव फाउंड 1960s में तंजानिया में डिस्कवर हुआ था। एंड somehow when we talk about Lucy and when we talk about humans and even Homo erectus, इसकी जो टाइमलाइन है falls between 2.5 to 1.5 million years के पीरियड में। इसका कुछ ओवरलैप पीरियड है between Homo erectus and with itself, मतलब Homo habilis का कोई ओवरलैपिंग पीरियड है। Now if you see the fossil record जहां से हम शुरू है Sahelanthropus से और फिर all the way to Oran fossil, Ardipithecus and then Australopithecus, so we see that this fossil is very closely related to humans. We put the genus as Homo. ये first Homo species जो है इसका टाइटल जीनस जो होमोस को असाइन किया गया because of its rising similarity to Homo sapiens. तो ये ट्रांजिशन इतना हो चुका था, we can say safely that it was more human-like than ape-like. तो उसके obviously full evolution हो गई थी, completely bipedal, long legs, must be running as well. और फिर it seems like a gradual transformation जैसे हो रही थी from Australopithecines into more human-like species. अब हैबिलिस का एक और जो इंडिकेटर है ना वो ये है कि इट वाज नॉट ओनली अ टूल यूजर बट वाज अ टूल मेकर एज वेल। तो एनसेफलाइजेशन का जो एफर्ट है, हमें जो लार्जर ब्रेन्स नजर आ रहे हैं फ्रॉम द टाइम्स ऑफ द कॉमन एंसेस्टर बिटवीन अस एंड द चिंपैंजीज से लेकर हमारा ब्रेन साइज जो भी फॉसिल मिल रहे हैं होमिनिन्स के, द ब्रेन साइज कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। इस स्पीशीज तक सिग्निफिकेंटली ब्रेन साइज इतना इंक्रीज हो गया है कि नॉट ओनली इट इज यूजिंग टूल्स बल्कि इट इज यूजिंग दोस टूल्स टू मेक अदर टूल्स। Yeah, it is making a copy of the current tools. Australopithecus lucy का जो फॉसिल है उसमें भी टूल यूज बहुत बेसिक और एलिमेंट्री या रूडिमेंट्री टूल यूज हमें नजर आता है, लेकिन इस फॉसिल या इस स्पीशी की खास बात यह है कि इट वाज यूजिंग द करंट टूल्स टू मेक न्यू वन। सो इट शोज कि नेक्स्ट लेवल पे कॉग्निटिव थिंकिंग जा चुकी थी ऑफ आवर होमिनिन स्पीशीज। जी मोमो। अगेन दीज आर फॉसिल्स हैंड नजर आ रहा है, जॉज देख लें, इसका जॉ ज्यादा पैराबोलिक हो रहा है कंपेयर टू द नैरो जॉज ऑफ चिंपैंजीज या अर्ली होमिनिन स्पीशीज के कंपैरिजन में। तो इसमें थोड़ी पैराबोलिक आ रहा है जिस तरह से ह्यूमन जॉ है। और स्कल के फ्रैगमेंट्स को जोड़कर ऑन अ मॉडल यू कैन सी इसकी सिमिलैरिटी ह्यूमन फॉसिल से कितनी ज्यादा है, एंड इट हैज कंप्लीटली डिविएटेड फ्रॉम एप लाइक स्ट्रक्चर। जी जी। So, if you see, this one is Homo erectus, very popular. We've always studied about Homo erectus in our courses, in our books. 1891 के जावा के आइलैंड में डिस्कवर हुआ था। इसको जावा मैन भी कहते हैं इंडोनेशिया में। और इस स्पीशी की अगर आप प्लेस करें, we can place them somewhere between 2 million years ago, and they have existed all the way to 100,000 years ago. Some also say कि ये they may have even existed between 60,000 to 100,000 years तक भी exist शायद किए हों. That remains to be seen.
होमो इरेक्टस हमारे डायरेक्ट एंसेस्टर्स हैं. मेजॉरिटी ऑफ paleontologists and archaeologists believe in this. Homo habilis में थोड़ा डिफरेंस है. Some say that we may be from a different line of Homo habilis, but it seems that चूंकि Homo habilis और Homo erectus का एक कॉमन पीरियड है जिसमें कोएग्जिस्ट स्पीशीज करती थी somewhere between 2 and 1.5 million years के बीच में, it seems that Homo habilis का और Homo erectus का एक common ancestor जरूर होगा. Now it remains to be seen if we are direct descendants of Homo habilis, although indication यही नजर आती है कि increased use of tool is a sign of increased intelligence, and it seems that there's a gradual progression towards using or developing more complex human-like behaviors. जब हम इरेक्टस को देखते हैं तो we say that they have evolved to make fire, to make use of fire, खाना गर्म करने के लिए, खाना कुक करने के लिए, अपनी सराउंडिंग को वार्म रखने के लिए. So that may have also allowed better encephalization of the Homo erectus species जो Homo habilis के बाद की species या उसके concurrently exist कर रही थी, लेकिन habilis seems to have then met a dead end. Homo erectus continued all the way and there are direct ancestors. The use of fires से हुआ ये कि इनके jaws और भी ज़्यादा narrow हुए. All that energy that was used जो फूड को chew करने के लिए यूज की जाती है, जैसे चिंपैंजीज घंटों तक अपना खाना खाते हैं, कच्चा गोश्त खा रहे होते हैं, वो ही अगर आप देखें होमो इरेक्टस खाना बनाकर they were using less energy. All that extra energy जो अब chewing में नहीं यूज हो रही थी, that was being directed somewhere else. So it seemed that ब्रेन की एनर्जी, ब्रेन वो सारी एनर्जी ब्रेन को डायरेक्ट हुई and the brain started thinking and evolving greater and greater layers and thinking at a higher cognitive level. So we know Homo erectus as the ones who somehow discovered and made use of fire. जी मोहम्मद. Now this is a very strange species, इसको Homo floresiensis कहते हैं. 2003 में डिस्कवर हुई थी, again on an Indonesian island, लेकिन this time it was Flores. ये बहुत bizarre skeleton था, क्योंकि पहले एक skeleton discover हुआ जो कि बहुत छोटा था. They thought that it was a kid, a dwarf probably, लेकिन फिर subsequently ये fossils मिली एक size के रहे थे जो कि about 3.5 या 4.5 feet के बीच में इनकी height थी, या शायद थोड़ी ज्यादा उससे. But clearly they were small creatures, उनको hobbits भी कहते हैं mockingly. Now this species seems to be pre-human, australopith-like, but it seems that इनकी evolution भी hominins की direction में more humanness की तरफ जा रही थी. Strange thing is that oldest fossils go back to millions of years, लेकिन some fossils इसी species के बहुत recent history में हमें नजर आते हैं, existing right up until 12,000 to 15,000 years ago. No one knows why and how this species ये extinct क्यों हुई, क्यों ये भी एक evolutionary dead end पे जाकर मिली. लेकिन ये time period देखें 12 to 15,000 years ago का, that is when the last ice age से दुनिया निकल रही थी. It could be some climate changes जिसकी वजह से this species went extinct. But it is clearly an indication that sapiens के साथ concurrently बहुत सारी दूसरी species भी exist कर रही थी. जी मोमो. Homo 1 and Homo 2 skulls were also discovered. They were discovered around 195,000 years old. पुराने ये skulls हैं जिनको shape up और piece up करके 1967 में इनको southern Ethiopia से दरियाफ्त किया गया. Now this is not any hominin species. This is actually Homo sapiens की species के fossils हैं. इनको देखने से ये लगता है कि there was still gradual changes going on within Homo sapiens. हम जब कहते हैं Homo sapiens 2.5-3 लाख साल पुराने हैं, लेकिन those Homo sapiens that existed, let's just say 190 या 200-250,000 years ago के time period में, और उनको अगर current African population से compare करें, तो we see the modern Africans having evolved comparatively, या modern human beings से compare करें, तो we seem to have even evolved within Homo sapiens category. तो although हम कहते हैं sapiens का life 300 तक या 315,000 years तक भी जाता है, पर जो बहुत सारा पुराने फॉसिल है इस टाइम पीरियड के, इट सीम्स दैट उनमें ट्रांजिशन हुआ था, उनमें कुछ आर्केड या पुराने कैरेक्टरिस्टिक्स
हमें नजर आते जो हमारे primitive hominin species के हैं, and then we see modern human-like features evolving as well. तो ये जेनेटिकली आइसोलेट हो गए थे। अगर आज के लोग जाके फिर मेट करें उस जमाने के होमो सेपियंस से, तो हो सकता है हम बिल्कुल इनकम्पैटिबल हो, वो अलग ही हों कि हम लाइव ऑफस्प्रिंग ना बना सकें। तो ये भी सोचने वाली बात है कि काफी डिफरेंस आ गया है। तो जी So again, another example of archaic and modern human features जो कि human Homo sapiens के अंदर ही transition करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। 1997 में again इथियोपिया में, which is East Africa, उसमें हर्टो स्कल्स डिस्कवर की जाती हैं। अब उनका टाइम पीरियड अगेन 154 to 160,000 years है, which is like very close to the time that we say कि sapiens evolve हो चुके थे। उनमें भी हमें एक तरह से कॉम्बिनेशन देखने को मिलती है। उनमें भी हमें एवोल्यूशन और ट्रांजिशनिंग नजर आ रही है कि उनमें आर्केइक हॉमिनिन स्पीशीज के हैं, लेकिन फेशियली वो और क्रेनियली मतलब स्कल वाइज वो हमारे से मिल रहे हैं। तो बोथ ओल्ड एंड न्यू स्टोन एज की टेक्नोलॉजी भी उनकी साइड से मिली है, जहां पर उनके टूल्स आर फ्रॉम द ओल्ड वर्ल्ड, लेकिन कुछ उनके टूल्स ऐसे थे कि वो मॉडर्न या 100,000 ईयर्स के बाद ह्यूमन स्पीशीज से भी मिलते हैं उनके, कि वो टूल्स it was like a junction point between old hominin species and new hominin species, जिसमें anatomical changes आ रही थी, transitions आ रही थी, और tool use भी kind of transition करा था towards modern ones. जबल इरहाउट का एक रीजन है मोरक्को में, उसमें भी एक स्कल डिस्कवर हुई थी 1961 में। दिस actually of for a Homo sapien is one of the oldest skulls ever discovered, and it is 315,000 years old. Again, उस स्कल को भी देखकर पता चलता है कि मॉडर्न ह्यूमन स्कल और उसमें ट्रांजिशन के डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं कि somehow that skull discovered in Morocco may be evolution हो रही थी, कि it was moving towards more encephalized human adapted skull की ट्रांजिशन की तरफ हो जा रही थी। जी मोमो। Now this diagram, अगर आप बीच में देखिए, this the network is basically the African continent के शेप में, and ये सारी डिस्कवरी जो आपको स्कल्स की नजर आ रही है, जॉ बोन्स की, this has happened in different regions in Africa. Previously हम लोग ये बिलीव करते थे कि ह्यूमंस इवॉल्व्ड इन ईस्टर्न अफ्रीका, जिसे गार्डन ऑफ ईडन कहते हैं। हमारा जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए वो भी इधर से ही मिलता है, विच इज अराउंड ऑलमोस्ट 200,000 years old. एंड देन जो मॉडर्न ह्यूमंस हैं उनका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो एक खातून से मिलता है जो 70,000 years ago अफ्रीका में थी, वो भी ईस्टर्न अफ्रीका के रीजन से ही बिलोंग करती थी। लेकिन सब्सिक्वेंट डिस्कवरीज जो पास्ट डेकेड्स में आई हैं, उन्होंने ये इंडिकेट किया है कि होमो सेपियंस नॉट ओनली जस्ट इवॉल्व इन द ईस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट, दे इफ यू सी मोरक्को ऑन द टॉप लेफ्ट, जबल इरहाउट का जो रीजन है मोरक्को का, ये सबसे ओल्डेस्ट स्कल जो दरियाफ्त हुई है वो 315,000 years पुरानी है, which is of a Homo sapien, again transitioning into a modern sapien-like creature जो कि आज एग्जिस्ट करते हैं। सो नॉट नेसेसरीली ईस्टर्न अफ्रीका जिसमें तंजानिया आ जाता है, केनिया आ जाता है, इथियोपिया आ जाता है, इस रीजन में सिर्फ नहीं हो रही थी। इट सीम दैट होमो सेपियंस की एवोल्यूशन एंड माइग्रेशन हैपेंड थ्रू आउट अफ्रीका, क्योंकि अगर कहीं एक सेगमेंट सब सेगमेंट बन जाता है तो उधर से दूसरा सेगमेंट अगर वॉर्म हो जाता है थ्रू रैंडम genetic drift, then it may be that they end up going somewhere else, and subsequently दो different locations पे same similar evolution changes आ सकती हैं, and again they can be crystallized and combined when those two different species now come together और वो दोबारा से copulate करें, reproduce करें और एक hybrid individual पैदा करें। तो इस डायग्राम में यू कैन सी डिस्कवरीज इन मोरक्को, नाइजीरिया जो कि साहिल बेल्ट है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में डिस्कवरीज हुई है, तंजानिया में हुई है, एंड साउथ अफ्रीका में तो हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं पीछे वाली साइड में कि वहां पर भी डिस्कवरी हुई है, एंड दैट डिस्कवरी इज लाइक क्लोज टू 2.5 लाख साल पुरानी। जी मोमो, नेक्स्ट स्लाइड। जी तो
Are that you is going to talk? explain this. Okay, so नहीं आप पहले बस अच्छा जी, तो ये आपको एक हम डायग्राम दिखा रहे हैं जो जेरी कोएन की बुक व्हाई इज एवोल्यूशन ट्रू से है। और इसमें ये स्पीशीज आपको नजर आ रही हैं जो बहुत सी स्पीशीज कोई 20 के बराबर मिल चुकी हैं अब ह्यूमन की एंसेस्टर स्पीशीज जो जब डाइवर्जेंस के बाद चिंपैंजी से। और इधर डिफरेंट आपको कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आ रही हैं, जैसे पहले जो स्पीशीज थी उनको उनके काफी स्मॉल ब्रेन थे, लार्ज टीथ थे, इनके ऑल्सो केनाइन टीथ जो थे बड़े बड़े। ये जेंडर इनकी डिफरेंस होता था, मेल के बड़े बड़े वो दांत होते थे, केनाइन टीथ। और दे स्टार्टेड टू बिकम केपेबल ऑफ बाइपीडल मोशन, लेकिन वो हर वक्त दो पैरों पे नहीं चलते थे, वो दरख्तों पे भी रहते थे। उनके पाँव से पता चलता है कि वो दरख्त पकड़ के शाखों को दरख्तों में भी रहते थे, लेकिन वो बाइपीडल भी थे। उनकी पोजीशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड और जो स्कल की पोजीशन है उससे पता चलता है, और दूसरी हड्डियों से पता चलता है। और उनकी जो कूल्हे की या हिप की पेल्विस की हड्डी होती है उससे पता चलता है कि वो बाइपीडल केपेबल थे, लेकिन वो ऑब्लिगेट बाइपीडल्स नहीं थे। तो आपको नजर आता है ये ट्रेंड, आपको ग्राफ में नजर आ रहा है कि जैसे जैसे हम होमोसेपियन के करीब जाते हैं ये एंसेस्टर्स की ये आस्ता आस्ता बेहतर होती जा रही है। लार्ज ब्रेन इधर आपको नजर आ रहा है, आखिर में होमोसेपियंस का, होमो निएंडरथालिस का, हाइडेलबर्जेंसिस का, होमो इरेक्टस और होमो एरागास्टर का। ये सारे लार्ज ब्रेन थे इनके। इनके दांत जो थे वो छोटे हो गए थे, इनका जबड़ा जो इनका दांत और जबड़े थे ये छोटे हो गए थे, और ये ऑब्लिगेट बाइपीडल हो गए थे। मतलब कि इनके पाँव जो थे वो वापस, पहले इनका पाँव का जो अंगूठा मोटा होता था वो अलग होता था दरख्तों को पकड़ने के लिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता जाके वो मिल के हमारी तरह के उनके पाँव की हड्डियां हो गई। आपको हर चीज में ट्रेंड नजर आता है, आपको ग्रेजुअल चेंज नजर आता है, या आस्ता आस्ता तब्दीली आ रही है। अब हमें इतने ज्यादा फॉसिल्स मिल गए हैं कि हमें अब ग्रेजुअलिज्म हर चीज में, हर प्रॉपर्टी में ग्रेजुअलिज्म नजर आता है आपको। इधर नॉन कन्फॉर्मिस्ट ने ब्रेन साइज के बारे में बोला, और इधर आपको प्लॉट नजर आता है, ये भी एक टेक्स्ट बुक से है जहां आपको नजर आ रहा है कि ऑस्ट्रोलोपिथेकस की ब्रेन वॉल्यूम से होमो हबिलिस से होमो इरेक्टस से होमो सेपियंस तक जब आप जाएंगे तो आपकी ब्रेन वॉल्यूम जो है वो बढ़ती जा रही है। जो हमारा रिसेंट जो था एंसेस्टर या रिलेटिव निएंडरथॉल, उसका हल्का सा ब्रेन थोड़ा सा बड़ा था हमारे से, लेकिन जरा आपको ग्रेजुअल ट्रेंड नजर आ रहा है ब्रेन वॉल्यूम। जैसे जैसे हम आते हैं होमोसेपियंस के करीब तो वो ब्रेन वॉल्यूम बढ़ती जा रही है, आपको इधर भी ग्रेजुअलिज्म नजर आ रहा है। और इधर आपको एक मैं दिखा रही हूँ डायग्राम जहां आपको मेन डिफरेंसेस बाकी एप्स और हमारे बीच में नजर आ रहे हैं। इसमें एक टीथ का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज आता है। सारे एप्स के 32 दांत होते हैं जैसे हमारे हैं। पेल्विस का शेप आप देख सकते हैं, इधर रेड में मार्क हुआ हुआ है कि उनका इलोंगेटेड पेल्विस है क्योंकि वो क्वाड्रुपेड्स हैं। और पेल्विस का शेप चेंज हो जाता है। इधर आपको भी ऊपर नजर आ रहा है चिंपैंजी और ह्यूमन के पेल्विस में क्या डिफरेंस है। बैकबोन का शेप मुख्तलिफ हो जाता है, जैसे आप बाइपेडल होते हैं उनकी ज़रूरत है कि वो सारे ये चेंजेस आए ताकि एफिशिएंटली बाइपेडल मोशन हो सके। जब तक आप ऑब्लिगेट बाइपेडलिज्म पे आते हैं। और फुट का शेप आप देख रहे हैं कि इनका जो पाँव का अंगूठा है ये कुछ स्प्लिट है एप्स में, बाकी जो दरख्तों में ज्यादा रहते हैं जैसे चिंपैंजी के पाँव जो होता है हमारे से मुख्तलिफ होता है, वो भी आपको आस्ता आस्ता ग्रेजुअली चेंज करता नजर आता है जब हम फॉसिल्स देखते हैं सारी इंटरमीडिएट स्पीशीज के। ये एक और तस्वीर है जहां आपको नजर आ रहा है कि कंपैरिजन एक है, राइट साइड पे चिंप है, ये इंटरमीडिएट एक स्पीशीज ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस है, इंटरमीडिएट फॉर्म है। और ये ह्यूमन हमारा होमोसेपियन है। तो आप देख सकते हैं कि दांतों के भी शेप में बदलाव आ रहा है आस्ता आस्ता। आपको पहले ये रेक्टेंगुलर सा दांतों का शेप है, आपको बड़े बड़े ये चिंपैंजी में नजर आ रहे हैं
K9 टीथ जो उनके मेल्स में स्पेशली वो चोंच वाले शार्प K9 टीथ होते हैं। आपको जब देखते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस को तो वो छोटे हो गए हैं और इंसानों की तरह बदलते जा रहे हैं और जब हम इंसान पे आते हैं तो वो बिल्कुल बदल जाते हैं दांत। और पाँव को शेप देखें तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस क्योंकि बाइपेडल था, आपको पाँव उसके हमारी तरह के नजर आते हैं और चिंप से बहुत मुख्तलिफ हैं। और बाकी भी सारे आपको नजर आ रहे हैं कि ह्यूमन स्कल का शेप, पेल्विस का शेप भी काफी इंटरमीडिएट है उससे, चिंप से जब आप ह्यूमन तक आते हैं तो आपको नजर आता है कि जो बाइपेडल ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस था उसका इंटरमीडिएट शेप है पेल्विस का भी। तो ये एक और डायग्राम है जो आपको दिखा रहा है ये डिफरेंट ह्यूमन एंसेस्टर्स के स्कल का शेप, साइड व्यू और फ्रंट व्यू। ऊपर है होमोसेपियन, इसकी टेक्स्ट बहुत क्लियर नहीं है लेकिन होमोसेपियन आपको नजर आ रहा है, उससे पहले होमो हबिलिस जो एक वन ऑफ द इंटरमीडिएट एंसेस्टर स्पीसीज हैं, और ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस है उसके बाद। और आपको नजर आ रहा है कि सिमिलैरिटी और ग्रेजुअल चेंज। नीचे आपको सबसे पुराने जो फॉसिल्स हैं नजर आ रहे हैं, लेक्साहेलो एंथ्रोपस जेडेंसिस, वो जो 7 मिलियन साल पहला फॉसिल मिला था, पहले आपको दिखाया था, उसका ये डायग्राम है स्कल के शेप का। फिर पैंथ्रोपस का शेप है, और फिर ये आपको सबसे राइट साइड पे बॉटम चिंप नजर आ रहा है जहां उसको आपको शार्प टीथ नजर आ रहे हैं उनके, जो शायद बाद में इवॉल्व हुए हैं कि उनसे वो एक दूसरे से जब मेल चिंप्स लड़ाई करते हैं तो एक दूसरे से डिफेंड कर सकते हैं अपने आप को। एक ये है डायग्राम, ये भी एक टेक्स्ट बुक से है, मैंने आपको रेफरेंस दिया हुआ है। ये चिंपैंजी से लेके होमो इरेक्टस तक जो हमारा एंसेस्टर था, आपको ग्रेजुअल चेंज, आस्ता आस्ता आपको बदलाव नजर आता है। ये एंसेस्टर स्पीसी से लेके आपको इंटरमीडिएट फॉर्म्स नजर आते हैं, ग्रेजुअलिज्म नजर आता है। ये एक आखिर में आपको हम पेपर दिखाएंगे जो आ, ये दिखा रहा है कि इसमें इन्होंने एक बीमारी होती है जिससे डिस्क हर्निएशन हो जाती है आपके रीढ़ की हड्डी में। ये इन्फ्लेमेशन हो जाती है या मेल फंक्शन है जिसका ताल्लुक, हमें पता है कि ये हमारी रीढ़ की हड्डी परफेक्ट नहीं है क्योंकि हम इवॉल्व किए हैं क्वाड्रूपेड से, अभी तक पूरा एवोल्यूशन जो है वो हो रहा है। और कई लोग जो होते हैं, इस पेपर का मेन नतीजा ये था, कई लोग जो होते हैं उनका शेप वर्टेब्रा का कुछ मुख्तलिफ होता है लंबार रीजन में। और इन्होंने जब ये शेप को कैरेक्टराइज किया 17 पॉइंट से, इसको डिफाइन किया, इन्होंने कंपेयर किया शेप, जिन लोगों को ये डिस्क हर्निएशन होती है और जिन लोगों को नहीं होती, उसका शेप उन्होंने फिर चिंपैंजी से कंपेयर किया तो उनको पता चला कि जिन लोगों को ज्यादा बैक प्रॉब्लम्स होते हैं उनकी जो रीढ़ की हड्डी के वर्टेब्रा जो होते हैं इंडिविजुअल यूनिट्स, वो ज्यादा सिमिलर होते हैं चिंपैंजी से, उनको डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता। और जिन जो लोग हेल्दी होते हैं, जिन तंदुरुस्त होते हैं, उनको बैक का प्रॉब्लम नहीं होता, उनको दे फाउंड कि उनकी बहुत डिस्टिंक्ट शेप होता है चिंपैंजी से। तो इससे हमें पता चलता है कि अभी भी हमारा एवोल्यूशन हो रहा है, और कई लोग जो हैं उनकी हमारी जेनेटिक डाइवर्सिटी है, उनके जो वर्टेब्रा हैं वो बहुत सिमिलर हैं चिंपैंजी से, और जो क्वाड्रूपेड है इसलिए उनको ज्यादा प्रॉब्लम होता है बाइपेडलिज्म से। और कई लोग जो हैं वो ऑलरेडी उनका शेप जो है वर्टेब्रा का वो इस तरह से हो गया है कि उनको लेस प्रॉब्लम होता है ये डिस्क हर्निएशन का। तो फिर कंक्लूजन्स पे चलते हैं। नॉन कंफॉर्मिस्ट, आप कंक्लूड करना चाहेंगे इसको? आप कर ले, फिर मोमो में बात करता हूँ, कर ले। जी, तो कंक्लूजन में हमें अब ये पता चला है कि मल्टीपल लाइंस ऑफ एविडेंस हैं जो हमारे प्राइमरी एंसेस्टर से हमें कनेक्ट करते हैं, जिसमें होमोलॉजी है, जेनेटिक सिमिलैरिटी है, बिहेवियर, ये अभी हमने डिस्कस नहीं की चीजें, हम नेक्स्ट वीक ही डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत सा और मोलेकुलर एविडेंस भी है। हमें जेनेटिक्स से, डेवलपमेंटल बायोलॉजी जो एम्ब्रियोलॉजी भी कह सकते हैं उससे, और बहुत सी और डिसिप्लिन से आपको
इंडिपेंडेंट लाइन्स ऑफ एविडेंस मिलते हैं जो एवोल्यूशन की हकीकत को साबित करते हैं, उस पे हम फिर बात करेंगे क्योंकि एक प्रेज़ेंटेशन में सब ये नहीं हम शामिल कर सकते। Between us and our ape ancestors, there have been many transitioning and intermediate forms. तो आप देख सकते हैं कि हमने बहुत से फॉसिल आज डिस्कस किए हैं, आपको दिखाया है कि उनकी ग्रेजुअल ट्रांजिशन आपको नज़र आ रही है और ये कोई मिसिंग लिंक की बात नहीं, ये तो बहुत ही आउटडेटेड टर्म हो गई है अब, क्योंकि हमें इतने ज़्यादा फॉसिल इंडिविजुअल स्पीशीज़ मिल चुके हैं बीच में कि ये इट्स इनकरेक्ट टू से मिसिंग लिंक। हमें नज़र आता है ग्रेजुअली ये एनाटॉमी जो बोन्स की है आस्ता-आस्ता चेंज हो रही है हमारे एंसेस्टर फॉर्म से हमारे करंट फॉर्म में। आपको इसका बहुत फॉसिल एविडेंस मिलता है। तो इसके कंक्लूजन में हम कहेंगे कि हम ऑब्वियसली चिल्ड्रन ऑफ मंकीज़ नहीं हैं, हम बंदरों की औलाद नहीं हैं, लेकिन हम कनेक्टेड हैं उनसे, क्योंकि सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं ऑन अर्थ, जैसे हमें पता है मॉलिक्यूलर एविडेंस से और दूसरे एविडेंसेस से, वो एक-दूसरे से रिलेटेड हैं और ये हमें इसका बेतहा बेतहाशा सबूत मिलता है इस बात का। और आपको अगर कोई भी डाउट है, तो आप आजकल चैट जीपीटी पे जाके उससे ये सवाल पूछ सकते हैं। आपको वो 6 टू 7 लाइन्स ऑफ एविडेंस बड़ी डिटेल से बता देगा। आपको अगर ज़रा भी सवाल है, बजाय ये मुनाज़रे देखने के और कौन किसको डोमिनेट कर रहा है देखने के, आप जाके खुद अपनी तहकीक करें, ताकि कामली आप खुद एविडेंस को देख सकें और आपको पता चल सके कि हम बंदरों की औलाद नहीं हैं, लेकिन हम बंदरों से कनेक्टेड हैं। हम हर लिविंग ऑर्गेनिज़्म से कनेक्टेड हैं इस दुनिया में जो भी हैं। तो नॉन कन्फॉर्मिस्ट आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? जी मोमो, आई थिंक ये उर्दू ज़बान की भी एक लिमिटेशन है कि हमारे पास सिर्फ बंदर का वर्ड है डिफाइनिंग ऑल द सिमियन एंड प्रोसिमियन प्राइमेट्स, इंक्लूडिंग monkeys. तो स्टार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन में हमने ये बताया कि प्राइमेट से किस तरह से डिफरेंट डायरेक्शंस में ये एवोल्यूशन गई है। लीमर्स हैं या दूसरे जो प्रोसिमियंस हैं, उनको हम बज़ाहिर मंकी हमें लगते हैं, लेकिन वो मंकी नहीं होते। फिर बाद में हम एप्स को भी मंकीज कह रहे होते हैं, हालांकि एप्स आर इवॉल्व फ्रॉम monkeys. Monkeys में भी न्यू वर्ल्ड ओल्ड वर्ल्ड monkeys हैं. देन एप्स में भी द फर्स्ट एप्स हैं और फिर ग्रेट एप्स बाद में आए. एप्स के बाद फिर हमें होमिनिन्स मिलते हैं. होमिनिन्स में भी हमें पहले साइलेंथ्रोपस, आर्टिपिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस इस तरह के मिलते हैं. लेकिन जब इनका जीनस हम होमो लगा देते हैं, मतलब अब टाइम आ गया है इनको अपने से बहुत क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के बोलने का. क्योंकि अगर आप थ्रू आउट देखें, इफ यू कंपेयर न्यू वर्ल्ड monkeys विद ओल्ड वर्ल्ड monkeys, ओल्ड वर्ल्ड में कॉम्प्लेक्सिटी नजर आती है. ओल्ड वर्ल्ड की विजन भी बेहतर है, उनके कलर बेहतर है उनकी आंखों में, उनके बिहेवियर्स कॉम्प्लेक्स हैं. उन्हीं ओल्ड वर्ल्ड monkeys से आपको एप्स निकलते हुए नजर आते हैं. एप्स यू वुड सी दैट they're larger, उनके ब्रेन्स बड़े हैं. इवेंचुअली व्हेन यू गो टू द फर्स्ट होमिनिन जो निकलते हैं, जिसमें से ये साइलेंथ्रोपस है या जो दूसरी स्पीशीज हमने डिस्कस की, उनमें भी एनसेफेलाइजेशन का एफर्ट हो रहा है. मतलब देयर अ कॉम्बिनेशन बिटवीन ह्यूमन लाइक एंड एप लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स. उनके पैर भी एप जैसे हैं. एक फॉसिल का हमने बताया कि जो कि 2.5 मिलियन 3 मिलियन साल तक तो एग्जिस्ट करा, लेकिन उसके पैर एप जैसे हैं, जिस जो एवोल्यूशनरी डेड एंड पे मिलता है. बट इट सीम्स दैट ग्रेजुअलिज्म के तहत ओवर द पीरियड ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स जो कॉमन एंसेस्टर है हमारा और चिंपैंजी का, चिंपैंजीज की एवोल्यूशन एक सर्टेन डायरेक्शन में जा रही है. ऐसा लगता है कि हमारी एवोल्यूशन में कुछ डेवलपमेंटल कंस्ट्रेंट्स लिफ्ट हुए हैं थ्रू म्यूटेशंस. उनके लिफ्ट होने की वजह से ऐसे स्ट्रक्चर्स और सब स्ट्रक्चर्स फिनोटिपिकली उभरे जो हमें एक तरह से एडवांटेज दे रहे थे, अडेप्टेबिलिटी दे रहे थे, बिकॉज ऑफ द सम क्वालिटीज ऑफ दीज फीचर्स. जो हमारी एनसेफेलाइजेशन है, जो ब्रेन का साइज इंक्रीज होना, हमारी अगर आप देखें जो हाइट है वो इंक्रीज होना, लेग्स का लॉन्ग होना. फिर आर्टिपिथिकस और ऑस्ट्रेलोपिथेकस रादर, उस टाइम से जो लैरिंक्स है वो नीचे जा रहा है. हमारी जो जबान है ऑस्ट्रेलोपिथेकस की, वो थोड़ी पीछे जा रही है. तो एवोल्यूशन जबान का भी इस तरह से हो रहा है कि ट्विस्ट करना, उसको डिफरेंट एंगल में मूव करना, मोर फ्लेक्सिबिलिटी. फिर हमें चिन अपनी उभरती हुई नजर आती है फायर की यूज की वजह से, मे बी
or through just random environmental changes या random genetic drift की वजह से. But whatever the reason, it seemed that nature selected these traits because they gave us fitness, they gave us advantage, and that is why ये सारे characteristics और traits gene pool में फैले. तो किसी को monkey बोलना, I would not be offended if you ask me this, but I would be offended कि आप किस tone में मुझसे बोल रहे हो, या आप इल्जाम लगाकर या आप साइंस को मॉक करने के ऊपर बोल रहे हो. When we say that we evolved from our earlier hominin species जो कि evolve हुए, great ape से जो कि evolve हुए, first world ape से जो कि evolve हुए, eventually from the old world monkeys. So yes, हम उनकी descendancy से हैं, हम वो हमारे ancestry में जाकर हमारी सब species की जो point of origin वहां मिलता है. लेकिन जितना पीछे जाए ऐसे तो फिर आपको वो primates मिलेंगे जो monkeys से पहले के थे, फिर आपको वो mammals मिलेंगे जो dinosaurs के बाद के थे, फिर आपको वो mammals मिलेंगे जो कि marsupials थे, then eventually monotremes थे जो egg laying थे. So ऐसे तो फिर you would say कि आप उन सबकी औलाद हो. I think there is a language और इसमें syntax या language का error मुझे नजर आता है. Obviously it's informed by religious bias. इंसान चूंकि अपने आप को बढ़तर समझता है because you think that जो concept है deluded centrality का या anthropocentric view है कि हमारी वजह से कायनात है, there's some purpose, we have been specially created by a creator. All of this kind of makes you look down on other species कि आप उनको low species या आपसे से कमतर समझते हो, that you can make leather or furs out of their skin or use them for your agricultural processes. उनको बकरियों से दूध निकालें या काऊ से हल चलाएं. You that concept that you are on top of the food chain और सब कुछ आपके लिए create किया गया है, ये this kind of deluded centrality का concept comes from religion. So it is not इतना unimaginable नहीं है, इतना difficult to conceive ये concept नहीं है कि हमारी common ancestry जाकर दूसरी species से मिलती है. It allows you to live in harmony. And it's not just about what it makes you feel, it's about the fact कि evidence क्या कह रहा है, science क्या कह रही है. जिस तरह से मोमो ने बताया multiple lines of evidence है, fossils है, genetics and molecular evidence है, वो भी मैच कर रहे हैं. वो भी बता रहे हैं कि fossil मिल रहा है 7 million years पुराना, radiometric dating से पता चल रहा है. Molecular dating जो genetic dating कर रहे हैं वो भी उसके आसपास ही मिल रहा है. So obviously अगर वो fossil 12 से 15,000 साल पुराना है तो उसकी कार्बन या 50,000 साल के अंदर है, वो भी उस तरह से उस टाइम पीरियड पे दूसरी जो डेटिंग मेथड्स के साथ फॉल करता है. फिर देयर इज अनदर वे ऑफ डेटिंग एज वेल. इफ समथिंग इज around 10 to 12,000 years old, उसे डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं. वो ट्री रिंग्स जो होती है फॉर्म होती है उसके थ्रू सीजन्स का और टाइमलाइन का पता लगाया जाता है. वो भी अगर इफ एनी फॉसिल इज फॉलिंग बिटवीन दैट टाइमलाइन, वो भी कार्बन या रेडियोमेट्रिक डेटिंग से या दूसरे मोलेकुलर एविडेंस से वो भी जेल इन करता है. सो because there is multiple evidences is why we believe कि common ancestry है. अगर ये evidences नहीं हो तब आप accuse करो अगले को कि what is the proof that we are saying. So we are basically the point of today's presentation or next week presentation होगी to give you multiple lines of evidences, not to convince you but to put forward the evidence so that next time अगर आप किसी को कहें इस तरह की condescending चीज, तो at least you should know for a fact that you're suiting or you're getting rid of evidence that doesn't support your deluded religious beliefs. जी मोमो. जी, और किसी का जस्ट इट डजंट मैटर कि आप कैसा फील करते हैं, एविडेंस क्या कह रहा है, ये हमारा खाली नुक्ता नज़र है कि सबूत क्या कह रहा है. आप अगर इसको एक्सेप्ट नहीं करते तो हम आपको प्रेजेंट करेंगे, आप जाके खुद अपनी तहकीक करें और देख लें कि एविडेंस क्या है और क्यों लोग मानते हैं इसको. दिस इट डजंट मैटर हाउ यू फील अबाउट रियलिटी. रियलिटी इज रियलिटी.